हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मनिया स्टडी पॉइंट। तो जैसे आपको पता है कि गीतांजलि क्लासेस में आपकी नियमित रूप से कक्षाएं चल रही हैं, है ना। तो जो भी आपके सहपाठी हैं आप उनको बता सकते हैं कि गीतांजलि क्लासेस पर मैथ्स और इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं, है ना। नियमित रूप से कक्षाएँ वहाँ पर भी पहुँचती हैं। तो अगर आप मैथ और इंग्लिश की कक्षाएं लेना चाहते हैं तो उसमें आपको अलग बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और बहुत ही अनुभवी टीचर हैं वे भी, ठीक है, चलेगा। अब यूपी स्पेशल चल रहा है, आपका उत्तर प्रदेश विशेष चल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज जो हमारा टॉपिक है वह उत्तर प्रदेश की कृषि है। क्या है? उत्तर प्रदेश की कृषि। तो आज उत्तर प्रदेश की कृषि को भी समाप्त कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा, है ना। तेजी से आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें फसल ऋतु की तो भारत की फसल ऋतु भी 3 ही है और उत्तर प्रदेश की भी फसल ऋतु 3 ही है। घुमाकर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है और कुछ नहीं। हम फसल ऋतु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फसल ऋतु की। तो कौन कौन सी होती हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि चल रही है। 3 फसल ऋतु होती हैं। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जो जून जुलाई में उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जायद की फसल जिसे हम क्या कहते हैं? गर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्मा। गर्मा की फसल वास्तव में फरवरी और मार्च में उगाई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब आप हेडिंग बनाइएगा कि रबी फसल, हेडिंग बनाइएगा रबी फसल की प्रमुख फसलें। तो रबी की जो प्रमुख फसलें हैं वे कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, सरसों, ठीक है, आलू, आलू भी इसी में आएगा, आलू, मटर, ये क्या है? तंबाकू, ये क्या है? ये इसकी फसलें हैं, रबी की फसल। अगला हेडिंग बनाइएगा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती हैं भाई? लिखिएगा, खरीफ की फसल में चावल महत्वपूर्ण है, गन्ना महत्वपूर्ण है, अरहर की दाल महत्वपूर्ण है, ज्वार महत्वपूर्ण है, बाजरा भी आता है, प्रमुख फसल है इसकी, और मक्का भी, ठीक है। अगले लिखिएगा जायद की फसल। क्या? जायद की फसल। जायद की फसल में लिखिएगा जूट, मुंडवा, ठीक है, मुंडा भी बोलते हैं इसको, मुंडवा भी बोलते हैं, है ना। और आपकी उड़द, है ना, उड़द भी इसी में आती है। और जितनी भी सब्जियां आ रही हैं, जितनी भी सब्जियां हैं हरी, वो सब जायद की फसल में ही आती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, लिखिएगा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। देखिएगा, प्रकृति का भी क्या रूल है? जायद की फसल मार्च अप्रैल से बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। यानी कि प्रकृति में आप समझिएगा, जब सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? हमें जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है? बहुत गर्मी होती है। तो प्रकृति क्या करती है? हमें प्रकृति एक अनुकूल वातावरण दे देता है। किनको? इन फलों को, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरी, है ना। क्योंकि इनमें क्या होती है? जल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? जल की मात्रा अधिक होती है और उस समय इसका क्या होता है? फसल पक जाती है और हम आहार ले लेते हैं। ये भी एक प्रकृति का अनोखा रोल है ना। चलिएगा, लॉकडाउन में आपने सबने देखा होगा कि सड़कों पर हिरण भी आ गए थे, है ना। चलिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा। देखिएगा, ये तो होगी फसल ऋतु के आधार पर। किसके? फसल ऋतु के आधार पर। कभी कभी प्रश्न आपसे ये भी बन जाता है कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। फसल जो होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? तो महत्वपूर्ण है, लिखवा रहे हैं, समझिएगा। खाद्यान्न फसल पहली कौन सी है? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में क्या क्या आएंगी भाई आपके? गेहूं, चावल, दाल, सॉरी दाल नहीं रखने आप, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना। ये चीजें, ये क्या है आपकी? ये वास्तव में खाद्यान्न फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई
व्यापारिक फसल कौन सी है? कौन सी? व्यावसायिक, इन्हें क्या कहते हैं? नगदी, इन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक, इन्हें क्या कहते हैं? कैश क्रॉप, क्रॉप माने होता है फसल। ये कौन कौन सी हैं आपकी? लिख लीजिएगा, गन्ना, गन्ना, मसाले जितने भी हैं आपके, मसाले, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। अगला लिखिएगा तिलहन फसल, तिलहन फसल लिखिएगा। तिलहन फसल कौन कौन सी होती है? जिनसे तेल निकलता है। जिनसे क्या निकलता है? तेल निकलता है। दोनों में अंतर बताएंगे अभी, है ना। तेल में कौन कौन सी हो जाएंगी? सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, तिल, अंडी, ठीक है। ये क्या है वास्तव में? ये आपकी तिलहन फसल है, यानी कि इनसे क्या निकलता है? तेल निकलता है ना। यानी कि जिससे आपको, जिस फसल से आपको तेल प्राप्त हो वो क्या होगा? तिलहन फसल होगी। जबकि जो आपकी व्यावसायिक या नकदी फसलें हैं वे क्या होती हैं? यानी कि जब आप खेती करते हैं, सिंचाई कृषि करते हैं, तो अधिशेष के लिए अर्थात व्यापार के लिए, किसके लिए? व्यापार के लिए जो फसलें हम उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें या नगदी फसलें या व्यावसायिक फसलें कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? बेचने के उद्देश्य रहता है। जिन फसलों का क्या रहता है? हमारा उद्देश्य उगाने का क्या रहता है? बेचना रहता है, कि हम उसको बेचेंगे, तो वही फसलें क्या कहलाती हैं? नगदी फसलें, व्यापारिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप, या फिर आपकी व्यापारिक फसलें। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ? कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि भैया रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं? रेशेदार फसलें की अगर हम बात करें तो आप इसमें लिख लीजिएगा कपास, जूट, पटसन, मेस्टा, मेस्टा पूछा गया है। ये भी क्या है? रेशेदार फसलें हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि पेय फसलें कौन सी हैं, कौन सी पेय फसलें यानी कि पेय पदार्थ वाली, तो कौन कौन सी होती है भाई? चाय, नंबर 1 तो चाय हो गया, कहवा हो गया, आपका तंबाकू हो गया, ये सब क्या है? ये आपकी पेय फसलें हैं। क्लियर है? अगले लाइन से हेडिंग बनाइएगा। पॉइंट क्लियर है? व्यापारिक फसलों में और तिलहन फसलों में अंतर समझ गए? देखिएगा, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो तिलहन में भी आती है और दलहन में भी आती है। अगली फसल कौन सी है? दलहन फसल। दलहन फसल, दलहन फसल में जितनी भी आपकी दालें हैं, मूंग, उड़द, है ना, राजमा, मसूर, है ना, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये अरहर, ये सब क्या है? वास्तव में दलहनी फसलें हैं। आपको नोट आउट करके लिखना है, हम बोल रहे हैं, है ना। एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, है ना, तो हम जो चीजें बोलेंगे आप नोट आउट कर लीजिएगा जरूर पर, है ना। चलेगा, अगले लाइन से लिखिएगा हेडिंग। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या क्या करती है? कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि करती है? तो 59.3% जनसंख्या क्या करती है? उत्तर प्रदेश में कृषि करती है, अर्थात कृषि में काम करती है, अर्थात कृषि में श्रम करती है। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? और इसी में अगर हम बात करें आपसे, है ना, कि और ज्यादा डीपली अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये बनेगा कि कृषक कितने हैं, किसान कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में 29% क्या है? किसान है। जबकि कृषक श्रमिक कितने हैं? 30.3% है। कितने हैं? 30.3% है। क्लियर पॉइंट? यानी कि देखिए, जब गन्ना होता है, तैयार हो जाता है, तो उसका होता है छुलाई होती है उसकी, है ना, मिल में जाता है या फिर कोल्हू में जाता है गुड़ बनने के लिए, तो उस समय मजदूर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? धान जब कटती है तो मजदूर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? है ना। गेहूं जब कटता है तो क्या होता है? श्रमिक लगते हैं कि नहीं लगते हैं?
क्लियर है पॉइंट। तो मजदूर की बात कर रहा है, श्रमिक के स्थान पर मजदूर शब्द भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 30.3% क्या है, कृषिक श्रमिक है। उत्तर प्रदेश में अनाज उत्पादन कितना होता है, तो वास्तव में 17.83% क्या होता है, अनाज उत्पादन होता है। पूरे भारत में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में अनाज उत्पादन कितना होता है, तो कितना होता है, 17.83% होता है ना। अगले लाइन से देखिएगा, औसत जोन आकार, ये पूछा जाता है प्रश्न। औसत जोन आकार कितना है, 0.76 हेक्टेयर है ना। जोनों में बांटा गया है, किसमें, सिंचाई को किसमें बांटा गया, सॉरी फसलों को किसमें बांटा गया है, कृषि को जोनों में बांटा गया है ना। तो जोन आकार कितना है उत्तर प्रदेश का, वास्तव में उत्तर प्रदेश का जो औसत जोन आकार है वह कितना है, 0.76 हेक्टेयर है। अगला, देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है भाई, देश में कुल कृषि योग्य भूमि का, बिल्कुल ध्यान से समझिए, का 10.45% क्या है, उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश का कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत, 10.4% भाग उत्तर प्रदेश में है। अर्थात कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको 10.5 भी दे देता है ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है पॉइंट, आगे आइएगा, देखिएगा हेडिंग बनाइएगा, गेहूं उत्पादन वाले जिले। गेहूं उत्पादन वाले जिलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, इटावा और रामपुर, ठीक है ना। अगला हेडिंग बनाइएगा, चावल उत्पादन में कौन कौन से जिले हैं भाई प्रमुख, गोरखपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, रामपुर, ये है रामपुर, सॉरी ये रायबरेली है, क्या है, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, ध्यान से समझिएगा, रायबरेली है, ठीक है। अरहर उत्पादन में लखनऊ, ललितपुर, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी। जबकि गन्ना उत्पादन में पीलीभीत है ना, बस्ती, बरेली, सीतापुर, गोंडा, रामपुर, लखीमपुर। अब एक चीज समझिएगा, यहां से प्रश्न दो तरह से पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि गन्ना क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल होती है। वाणिज्य फसल, उत्तर प्रदेश की जो वाणिज्य फसल है, प्रमुख वाणिज्य फसल, नकदी फसल, वह गन्ना है ना। तो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रों में गन्ना होता है, तो कि 2 क्षेत्रों में गन्ना पाया जाता है, एक तो तराई के क्षेत्र में, किसमें, तराई के क्षेत्र में, और दूसरा गंगा यमुना के 2 आब में, 2 आब में, किसमें, 2 आब में। 2 आब क्या होता है, यानी कि गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, गन्ना और यमुना के नदी के जो बीच का क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, वहां पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो अब प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि जो तराई वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, पीलीभीत, बस्ती, बरेली, सीतापुर, गोंडा, रामपुर, लखीमपुर। यानी कि ये तराई वाला जो क्षेत्र है, वास्तव में ये तराई वाला क्षेत्र किसके लिए भाई, गन्ने के उत्पादन के लिए, खादर के क्षेत्र में होता है ना। किसके क्षेत्र में, खादर में ज्यादातर क्या होता है, गन्ना होता है, क्या होता है, गन्ना होता है, ठीक है। और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर और गाजियाबाद, ये कौन सा क्षेत्र है, ये गंगा यमुना के 2 आब वाला क्षेत्र है। कौन सा, गंगा यमुना के 2 आब वाला क्षेत्र। तो हमने जिले आपको दोनों बता दिए, गंगा यमुना 2 आब वाले जिले कौन कौन से हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर और गाजियाबाद। तराई वाले क्षेत्र कौन कौन से, पीलीभीत, बस्ती, बरेली, सीतापुर, गोंडा, रामपुर और लखीमपुर खीरी। चलेगा, आगे चलते हैं, समझिएगा। अगली लाइन से लिखिएगा, सरसों उत्पादन वाले जिले, तो कानपुर, बहराइच, सोनभद्र, गोंडा, मिर्जापुर। कानपुर, बहराइच, सोनभद्र, गोंडा, मिर्जापुर। अलसी के उत्पादन में मिर्जापुर, सोनभद्र, गोंडा, इलाहाबाद, बहराइच, हमीरपुर, ठीक है। सोनभद्र, मिर्जापुर, गोंडा, इलाहाबाद, बहराइच और हमीरपुर। मक्का उत्पादन में एटा, जौनपुर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, एटा, बहराइच। चना उत्पादन में मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, सोनभद्र, हमीरपुर, इन जिलों में होता है चना उत्पादन। जो उत्पादन में लिखिएगा, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया और
गाजीपुर। अब अगली लाइन से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फूलों की खेती, यानी कि फूलों की खेती कहां कहां कौन कौन से जिले में की जा रही है? 4 जिले महत्वपूर्ण है, लखनऊ, इलाहाबाद, कन्नौज और आपका वाराणसी। क्या? वाराणसी। ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा, कपास की खेती कहां पर हो रही है? कपास की खेती तो एटा, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, कानपुर और आपका बुलंदशहर। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए अब कि जूट उत्पादन कहां हो रहा है, जूट की खेती कहां पर होती है, तो ध्यान रखिएगा, घाघरा व सरयू वाला जो क्षेत्र है के दोआब क्षेत्र में। वास्तव में यहां पर शारदा नदी है और यहां पर कौन सी है? घाघरा नदी। यानी कि शारदा और घाघरा नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसमें किसकी खेती की जाती है? जूट की खेती की जाती है। किसकी? जूट की खेती की जाती है। क्लियर पॉइंट? अगर हम जिलों की बात करें तो लिख लीजिएगा, गोंडा, सीतापुर, बहराइच और आपका महाराजगंज के बाद में लखीमपुर खीरी भी है, लखीमपुर खीरी, तो इन जिलों में जूट होती है। क्लियर पॉइंट? अगले लाइन से लिखिएगा, केले की खेती। किसकी? केले की खेती। तो केले की खेती कहां कहां हो रही है भाई? लिख लीजिएगा, केले की खेती की अगर हम बात करें तो ये वास्तव में कहां पर होता है? गोरखपुर, इलाहाबाद और आपका वाराणसी, इन जिलों में होती है। इनकी देखिएगा, खेती लिख दिया हमने, केले की कर लीजिएगा, यहां पर केले की खेती है ना। ये 3 जिले हैं आपके। अब केले की कुछ किस्में भी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उनको नाम लिख लीजिएगा, माल भोग, ठीक है, चंपा बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका अल्फाइन भी आती है इसमें, अल्फाइन है ना। ये क्या है? वास्तव में ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। क्या है? प्रमुख किस्में हैं। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगली लाइन से लिखिएगा, तंबाकू, क्योंकि कैसी फसल है? नगदी फसल है। उत्पादन में जिले कौन कौन से हैं भाई? मेरठ आपका, बुलंदशहर हो गया आपका, गाजियाबाद हो गया आपका, और आपका वाराणसी हो गया। ठीक है, कोई आ रही है बात समझ में? हाँ, 4 मैनपुरी भी है, लिख लीजिएगा। हाँ, मैनपुरी भी लिख लीजिएगा, मैनपुरी में भी होता है तंबाकू है ना। तो मैनपुरी ये प्रमुख जिले हैं जहां पर किसकी खेती की जाती है? तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। चलिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा, देखिएगा अब होता क्या है वास्तव में, प्रश्न ये भी बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक एक तथ्यों को ध्यान से समझना है। ठीक है, कि बिल्कुल ध्यान से हेडिंग डाल लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य। और ये महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सीलिंग कानून लागू कब हुआ था भाई? सीलिंग कानून लागू कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसे दूसरे नाम से भी पूछ लेता है एग्जामिनर। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? लिख लीजिएगा, जोत सीमा, यानी कि जहां पर आप जुताई कर रहे हैं ना, उसी के नाम पर है। जोत का मतलब जुताई है ना। जुताई सीमा आरोपण अधिनियम, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम, है ना, एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वास्तव में 1960 में लागू किया गया भारत में। अब पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी, एक मिनट नोट करिएगा,
अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो मृदा में पढ़ाएंगे, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, खादर वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में शुष्क कृषि का क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भैया, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। कौन सा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वास्तव में क्या है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। यहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। शुष्क कृषि का मतलब क्या होता है? शुष्क कृषि का मतलब यह है, शुष्क खेती का मतलब यह है कि ये क्या है? पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर नमी की मात्रा नहीं पाई जाती है, पानी की मात्रा कम है ना, जल की मात्रा यहाँ पर कम है, तो जिसके कारण ऐसे फसलें लगाई जाती हैं जिसमें जल की आवश्यकता कम होती है, और इसी खेती को हम क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं, ड्राई। ठीक है, शुष्क माने ड्राई, है ना। आ रही है बात समझ में? क्लियर पॉइंट? चलिएगा, आइएगा अगली लाइन से लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यूपी में यूपी प्रथम स्थान में है किन फसलों में है, तो लिख लीजिएगा गेहूं में, गन्ने में, किसमें? गन्ने में। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो नंबर 1 है, किन फसलों में नंबर 1 है? गेहूं में, गन्ने में, आम में, दूध में। ठीक है, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंथा ऑयल, आगे पढ़ेंगे आप इसे। ठीक है, और मसूर की दाल, इसमें क्या है? नंबर 1 है। ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा, देखिएगा फ्रेंगल, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेंगल्स एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कन्नौज में है। कहां पर है? कन्नौज में है। क्लियर पॉइंट? कहां पर है? कन्नौज में है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, ये फ्रेंगल जो अभी आपने पढ़ा, फ्रेंगल्स एंड फ्लावर्स डेवलपमेंट सेंटर, ये वास्तव में जो मेंथा ऑयल होता है ना, तो मेंथा ऑयल की जांच के लिए बनाया गया था। मेंथा ऑयल की शुद्धता के लिए अर्थात जांच के लिए ये कन्नौज में खोला गया था। क्लियर पॉइंट? अगली लाइन से लिखिएगा कि यूपी में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमांत कृषक किसको कहा जाता है, तो वास्तव में जो 1 हेक्टेयर, क्या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले व्यक्ति यानी कि कृषक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में की गई थी। जब गो शब्द आ गया है तो यहीं पर ऐड कर लीजिएगा आप कि उत्तर प्रदेश दूध परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में की गई थी। कहां की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कहां की गई थी, कमेंट करके बताइएगा जरा। में लखनऊ में की गई थी। कहां पर? लखनऊ में। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगली लाइन से देखिएगा, अगला फैक्ट है, आइएगा चलिएगा। अगर आपसे अब अगर प्रश्न ये बनता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये बताइएगा कि यूपी में जो संतरे हैं, संतरे की फल जो है यानी कि फसल जो है वह वास्तव में कहां पर होती है, किस जिले में होती है, तो सहारनपुर में। ये देखिएगा, सहारनपुर में लीची संतरा का पहला स्थान रखता है। सहारनपुर में वास्तव में लीची मेरठ वाले कुछ क्षेत्र में भी होती है, लेकिन सहारनपुर में ज्यादा होती है लीची और संतरा। कहां होता है ज्यादा? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? सहारनपुर में। प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा, नींबू वर्गीय, है ना, क्योंकि ये किस में आते हैं? नींबू वर्ग में आते हैं, नींबू ये वर्ग में आते हैं। तो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं यानी कि जो फसलें हैं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां पर अधिक हैं, तो वास्तव में सहारनपुर में अधिक है। उसके बाद में नींबू वर्गीय कुछ
यहाँ पर भी लगते हैं, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी। क्लियर है पॉइंट? चलेगा, आगे चलते हैं। चलिएगा, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगली लाइन से लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बोल रहे हैं हम, तो बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा। ये योजना बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसान वही योजना का आरंभ कब होता है? 1992 में होता है। इसका मतलब क्या था ये समझिएगा, ये क्यों चलाई गई थी? ये वास्तव में जो जानकारी देने के लिए कि खेत में जो आप खेती कर रहे हैं उसके, है ना, उससे किस प्रकार से जोता जाए, उसकी सिंचाई कैसे किया जाए, कैसे अधिशेष को आपको बढ़ाया जाए, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए, है ना, ये योजना चलाई गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगला फैक्ट समझिएगा, आपसे पूछा जाता है कि भारत में, देखिएगा हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं लेकिन भारत से भी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अभी घुमाकर बताएंगे कि कैसे दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंतनगर में। कहां पर? पंतनगर में। वास्तव में जब भारत की बात कर रहे हैं तो यूपी का भी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या था? पंतनगर। लेकिन वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में यह है उत्तराखंड में है। कहां पर है? वर्तमान में पंतनगर कहां पर है? उत्तराखंड में है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलेगा, अगली लाइन से अगला फैक्ट लिखिएगा। पूछा जाता है कि यूपी की जो फसल है ना, लिखिएगा ऐसे ही, यूपी में फसल चक्र। अब फसल चक्र शब्द आगे इसको भी समझाएंगे कि होता क्या है। पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन कौन सी है? तो लिख लीजिएगा धान, गेहूं और भैया आपका मक्का। ये तीनों फसलें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फसल चक्र, है ना, और वो भी कौन से क्षेत्र में? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। अब फसल चक्र क्या होता है? देखिएगा, होता क्या है, पहले आपने खाद्यान्न फसलों को उगाया, खाद्यान्न फसलों के बाद में आपने दलहनी फसलों को उगाया। उसे उगाने का क्रम क्यों है, उसको कारण क्या है, उसको भी समझ लीजिएगा, पृष्ठभूमि को। वास्तव में जो दलहनी फसलें होती हैं उनके अंदर जो उनकी जड़ होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों को ही हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोबियम ग्रंथि बोलते हैं। अब वो राइजोबियम ग्रंथि क्या कार्य कर रही है? बेसिकली वो राइजोबियम ग्रंथि जो पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रही है। किस में बदल रही है? नाइट्रेट में बदल रही है, अर्थात उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा रही है। क्या कर रही है? उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा रही है। उर्वरक क्षमता आपने देखा होगा कि जब आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया में कितना प्रतिशत, सबसे ज्यादा प्रतिशत जो रहता है वह नाइट्रेट ही रहता है। जो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे उनको पता होगा, है ना। यूरिया का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट। यानी कि वो कार्य कौन कर रही है? राइजोबियम ग्रंथि कर रही है, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाती है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? इसलिए होता क्या है कि जब खाद्यान्न फसलों को लगाया गया तो उसके बाद उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए तो क्या किया जाता है? अगला जो फसल लगाया जाता है वह दलहनी फसल लगाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि भाई दलहनी फसल लगाई आपने, फिर खाद्यान्न, फिर दलहनी, फिर खाद्यान्न, फिर दलहनी। तो होता क्या रहा है? इससे उर्वरक क्षमता बनी रहती है, भूमि की बंजर नहीं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा। चलिए अगला फैक्ट लिखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मुजफ्फरनगर में भी है ना। समझ गए होंगे क्या पूछ रहे हैं। सिर्फ 3 ही जिलों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा होम टाउन मुजफ्फरनगर है। लिखिएगा कि जानवरों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक
कहां कहां पर है, तो 3 ही है। एक आपका मुजफ्फरनगर है, दूसरा कौन सा है आपका लखनऊ में है, और तीसरा आपका गोरखपुर में है। कहां पर, गोरखपुर में है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चलेगा। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि कृषि निर्यात जोन। तो कृषि निर्यात जोन में 3 जोन आपको याद रखने हैं। बेसिकली दो फसलों का ही याद रखना है। 2 फसल कौन कौन सी, निर्यात जोन। देखिएगा, एक तो हम अगर बात करें आलू की, किसकी बात करें, आलू की, और एक बात करें हम किसकी, आम की। तो इनका क्या किया जाता है, कृषि निर्यात जोन के अंतर्गत आती है। तो इसका जो आलू का निर्यात क्षेत्र है, जोन है अर्थात, वह क्या है, आगरा है। जबकि आम की अगर बात करें तो यहां पर 2 आपके जोन बन जाते हैं। एक आपका लखनऊ बन जाता है और दूसरा आपका क्या बन जाता है, सहारनपुर बन जाता है। वास्तव में यहां पर प्रश्न और डीपली अगर हम बताएं आपको, कि जो आलू है, जो आगरा जिसका जोन है ना, निर्यात जोन, उसमें जो जिस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, वास्तव में ताज ब्रांड के नाम से ये आलू बेचा जाता है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ किसका शहर है, नवाबों का शहर है। जब नवाबों का शहर है तो उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया है, इसका नाम आम का नवाब ब्रांड रख दिया गया है ना। मलियाबाद के आम तो खाए होंगे आपने, मलियाबाद, लखनऊ से जो भी देख रहे हैं वीडियो कमेंट करिएगा भैया, ठीक है। हाँ, मलियाबाद बहुत मीठे आम होते हैं, हमने भी खाए हैं, है ना। तो मलियाबाद, सहारनपुर में कौन सा होता है, लंगड़ा और दशहरी होता है। कौन सा, लंगड़ा और दशहरी होता है। वास्तव में लंगड़ा जो है वो आम के लिए बहुत ज्यादा, सॉरी, अचार के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि लंगड़ा जो होता है, लंगड़ा आम, वह क्या होता है, वह बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो अचार के लिए ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। आइएगा अगली लाइन से लिखिएगा। आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि अफीम की खेती कहां पर की जाती है। तो अफीम की खेती बाराबंकी में की जाती है। कहां पर, बाराबंकी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, अफीम का भाई, अफीम का बाराबंकी। कौन सा जिला, बाराबंकी। प्रश्न यहां से दूसरा बनता है, क्या बनता है, कि भैया ये बताइएगा कि एकमात्र फैक्ट्री कहां पर है, एकमात्र फैक्ट्री किसकी, अफीम की कहां पर है, तो भैया हमारे गाजीपुर में है। कहां पर है, गाजीपुर में है। क्लियर है, पॉइंट आ रही है बात समझ में, ठीक है, चलिएगा। अगला फैक्ट लिखिएगा, अगला फैक्ट लिखिएगा कि हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। आप तो पढ़ते ही आ रहे होंगे, है ना। हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करें तो किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग साहब को कहा जाता है। लेकिन इसी के संदर्भ में दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत का हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। कृषि वैज्ञानिक थे ये हमारे, है ना, इनको कहा जाता है। यानी कि हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत का जनक हरित क्रांति का किसको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से अगला फैक्ट लिखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है भाई, है ना, चलिएगा। लिखिएगा कि यूपी में, ऐसे करके लिखिएगा, यूपी में एंटी भू माफिया एंटी भू माफिया स्टॉक फोर्स की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा 8 मई 2017, 8 मई 2017 को की गई। माफिया थे, एंटी माफिया, यानी कि क्या करते थे, भू अधिग्रहण, भूमि पर अपना अधिकार जमा लेते थे भैया। जो कुख्यात व्यक्ति होते हैं वो यही कार्य करते हैं, भूमि पर कब्जा करना, अवैध कब्जा कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया गया था, एक फोर्स बनाया गया था, है ना, उत्तर प्रदेश में, एंटी भू माफिया स्टॉक फोर्स, जो जिसकी स्थापना कब की गई थी, 8 मई 2017 को की गई थी।
क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब एक चीज और समझिएगा, तेल उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल उत्पादन में यूपी का स्थान बताइएगा। प्रश्न को घुमा रहे हैं, आप दोबारा से सुनिएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश का तेल उत्पादन में स्थान कितना है। ठीक है, अब दोबारा सुनिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश का तेल उत्पादन में कितना प्रतिशत है। ये होमवर्क है, आपको बताना है, तेल में हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। आ रही है बात समझ में, चलिएगा अगले लाइन से लिखिएगा। एक प्रश्न बनता है कि आंवला सर्वाधिक कहां पर होता है, किस जिले में होता है। तो नाम याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में होता है। यानी कि देश का 60% से भी अधिक, कितना 60% से भी अधिक आंवला उत्पादन कौन करता है, प्रतापगढ़ ही करता है। कौन करता है, प्रतापगढ़ करता है। अगले लाइन से लिखिएगा, चकबंदी योजना का आरंभ कब हुआ, 1954 में हुआ। अगला लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन ज्योति परियोजना कब हुई थी, 2008 में चालू हुई थी। कब, 2008 में चालू हुई थी। ये जीवन ज्योति परियोजना वास्तव में मनरेगा जो है आपका, उससे जुड़ी हुई है। किससे, मनरेगा से जुड़ी हुई है। वास्तव में यहां से प्रश्न डीपली और ऐसे पूछ सकता है कि किस लिए, यानी कि ये वास्तव में शक्ति के लिए जो जट्रोफा है, इससे आप क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, बायोडीजल। यानी कि ऊष्मा के लिए ये परियोजना चली थी। किसके लिए, ऊष्मा के लिए, जैविक, किसके लिए, जैविक ऊष्मा के लिए, है ना। जैविक ऊष्मा ही तो बोलते हैं ना। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, जैविक ऊष्मा। कोयले को क्या बोलते हैं, जैविक ऊष्मा। क्लियर है, तारकोल, मिट्टी तेल, ये सब क्या है, जैविक ऊष्मा है भाई। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में, चलिएगा। तो अगले लाइन से लिखिएगा, दलहन फसल, अगली लाइन से लिखिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस फसल के लिए है ना। दलहन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दलहन फसल का क्षेत्र यूपी में सर्वाधिक किस फसल के लिए है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, चना। यानी कि चना का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आ रही है बात समझ में, यानी कि दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में चना उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, चना उगाया जाता है। अगली लाइन से लिखिएगा, देखिएगा इसको, प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कि जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि 59.3% जनसंख्या क्या कर रही है, भारत में कृषि में क्या पा रही है, रोजगार पा रही है। तो अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, उसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। ये दो तरह से प्रश्न बनेगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यूपी की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कि किस क्षेत्र में है। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब दोबारा से समझिएगा, इसी प्रश्न को हम घुमाकर कैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि उत्तर प्रदेश में कृषि, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आई भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में होने के कारण क्या है, श्रम उत्पादकता भी सबसे ज्यादा किसमें होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होगी। और कृषि की, यूपी की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक किसमें है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये आपका पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें है। क्लियर है पॉइंट। प्रश्न को कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, यही तथ्यात्मक चीजें होती हैं बस, है ना। थोड़ा सा अपना मस्तिष्क को थोड़ा खोल कर बैठिएगा, है ना। जब हम पढ़ाते हैं तो एक एक शब्दावलियों पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रश्न यहीं से आता है और कुछ नहीं है, प्रश्न वही है, शब्दावलियां चेंज हो जाती हैं। अगले लाइन से लिखिएगा कि कुल पारिस्थितिकी
क्षेत्र कितने हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कि पान की बात की जा रही है, किसकी, पान उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, तो महुआ में होता है। किसमें होता है, महुआ में। इसकी कुछ किस्म भी है, लिख लीजिएगा आप, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मगही भाषा भी होती है, मगही एक है ना, कपूरी, ठीक है, और आपका देसा वारी। कलकत्ता पहिया पान खाया है, कलकतिया, है ना। ये क्या है, वास्तव में पान की किस्में हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब यहां पर आइएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, फिरोजाबाद में पान उत्पादकता सर्वाधिक है। दो शब्द होते हैं, एक है उत्पादन और एक है उत्पादकता। दोनों में अंतर क्या है, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये एक खेत है, एक खेत ये है ना, ये भी क्या है, 1 हेक्टेयर का है, और ये भी खेत क्या है, 1 ही हेक्टेयर का है या 1 बीघे का है। बीघे में परंपरागत जो क्षेत्र नापने का है वो बीघा ही होता है हमारे यहाँ पर, है ना, कि 100 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन है, बीघे में नापते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इस खेत में उत्पादन जो है वास्तव में 10 किलो हुआ है, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, और यहाँ पर कितना हुआ है, 50 किलो हुआ है उत्पादन। किसी भी फसल का उत्पादन यहाँ पर कितना हुआ है, 50 किलो। तो वास्तव में अब हो क्या रहा है, देखिएगा, क्षेत्र तो दोनों बराबर है ना, ये भी 1 हेक्टेयर है, ये भी 1 हेक्टेयर है, लेकिन अंतर क्या है, उत्पादन क्षमता किसमें ज्यादा है, उत्पादन क्षमता इस वाले में ज्यादा है। तो वास्तव में जो उत्पादकता होती है वह क्या होती है, वह प्रति हेक्टेयर उत्पादनता को दर्शाता है। इसको प्रति हेक्टेयर उत्पादनता को दर्शाता है, अर्थात यह उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसकी उत्पादकता ज्यादा है ना। आर्य भाषा में तो उत्पादकता में और उत्पादन में अंतर समझ गए होंगे। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में को ही क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, चलिएगा अगली लाइन से देखिएगा। तो पान की बात हो रही थी कि फिरोजाबाद में पान उत्पादकता क्या है, सर्वाधिक है। क्लियर पॉइंट, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, महुआ में हो रहा है। कहां पर, महुआ में। अगली लाइन से लिखिएगा कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, समझिएगा, यूपी में, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में सबसे कम, है ना, क्या भाई, सबसे कम समय या अवधि, दोनों शब्द में से कोई सा भी प्रयोग कर सकता है एग्जाम में, कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, मूंग। मूंग की दाल सुनी है, यानी कि सबसे कम अवधि में यही उगाई जाती है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में, चलेगा अगली लाइन से लिखिएगा, अगला फैक्ट लिखिएगा, चलेगा। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो किसान, ध्यान रखिएगा, क्या, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो चलाई गई थी वह कब चलाई गई थी, तो 1999 2000 में चलाई गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कम दर पर, है ना, क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी खेती का विकास कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना, उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। आ रही है बात समझ में, चलेगा अगली लाइन से लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शीलाघर, ये भी योजना है, शीलाघर योजना बोल रहे हैं, सॉरी, ये संस्थान है, मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो भैया ये प्रयागराज में है। कहां पर है, प्रयागराज में है। अगला ये लिखिएगा, पशु जैविक, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पशु जैविक औषधि संस्थान कहां पर है, तो ये आपका लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में। यहां क्या होता है वास्तव में, यहाँ पर टीके बनाए जाते हैं, है ना, यानी कि जो पशुओं के टीके लगाए जाते हैं उनका निर्माण किया जाता है पशु जैविक औषधि संस्थान में। किधर पॉइंट, चलेगा अगली लाइन से लिखिएगा, अगला फैक्ट है,
अगला फैक्ट लिखिएगा। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो केला है, केले के हमने आपको बताए थे, शायद नहीं बताए तो लिख लीजिएगा। चलिए हाँ लिख लीजिएगा। केले की किस्में हैं कुछ जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनका नाम लिखिएगा। कौन कौन सी है भाई? अल्पाइन, चीनी यानी कि चीन, चंपा और आपका मालभोग। ये क्या है? महत्वपूर्ण इसकी किस्में है। किसकी? केले की। क्लियर पॉइंट? चलेगा। हाँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ ये सब चीजें आंकड़े आपको इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ही खत्म कर देंगे, है ना, अलग से कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि अमरूद की प्रजाति, किसकी? अमरूद की प्रजातियां भी पूछी जाती हैं, किसमें पूछी जाती हैं? तो अमरूद की प्रजाति का भी नाम लिख लीजिएगा। सरदार, केरला और आपका ललित सुखरा। ललित सुखरा, सरदार केरल और ललित सुखरा, ये क्या है? अमरूद की किस्में हैं। अगर आपसे अब ये पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कि उत्तर प्रदेश में फल हमारे बाहर भी जाते हैं, आपको पता ही है, तो उसी के लिए एक क्या बनाया गया? संस्थान बनाया गया जिसका नाम क्या था? ठीक है, जिसका नाम क्या था? फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान। ठीक है ना? तो ये कहां पर है? तो वास्तव में ये भी आपका हमारी राजधानी लखनऊ में ही है। कहां पर है? लखनऊ में ही है। अगला लिखिएगा, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, ये पूछे जाएंगे भाई। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न प्रसंस्करण, अब प्रसंस्करण शब्द आ गया है, इसको भी डिफाइन करेंगे हम थोड़ी देर में। ठीक है, उद्योग नीति कब लागू की गई? कब लागू की गई? तो 2012 में लागू की गई। प्रसंस्करण क्या होता है समझिएगा, यानी कि खाद्यान्न से जो भी चीजें बनती हैं, खाद्यान्न का मतलब अनाजों से जो भी चीजें बनती हैं, जैसे बिस्कुट है आपका, नमकीन है आपका, केक है आपके, है ना, ये क्या है? सब ये खाद्यान्न ही तो है। यानी कि उस खाद्यान्न से जो आपने वैरायटी बना दी है बहुत सारी, वही क्या कहलाता है? व्यापार के लिए उसे क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसंस्करण। आपने सुना होगा दूध प्रसंस्करण, यानी कि दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। क्या बनाई जा रही है भाई? दूध से आपकी मिठाई बनाई जा रही है, दूध से आपका पनीर बनाया जा रहा है, दूध से आपका मक्खन बनाया जा रहा है, दूध से आपकी आइसक्रीम बनाई जा रही है ना, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है। तो क्या है? दूध प्रसंस्करण हो गया। ये क्या है? खाद्यान्न प्रसंस्करण हो गया, यानी कि खानों से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, उनको फिर आप बेचते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में? चलिएगा। अब अगला फैक्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना कब चालू की गई? तो 8 जून। सर बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, 2001, 8 जून 2001 में चलाई गई थी। क्लियर पॉइंट? अगला ही फैक्ट लिखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अमरूद के लिए प्रयोग व परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो प्रयागराज में ही स्थापित किया गया। किसके लिए? अमरूद के लिए, है ना। आलू विश्वविद्यालय बताइएगा कहां पर है, कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, अगला फैक्ट समझिएगा। अगला भी आपसे पूछा जाता है कि गोकुल, नाम से ही पता लग गया होगा, गोकुल पुरस्कार, गोकुल पुरस्कार मतलब परियोजना जो थी, है ना, ये किसके लिए थी? तो ये वास्तव में दूध उत्पादन के लिए थे। दूध उत्पादन के लिए परियोजना थी। गोकुल का मतलब तो आपको पता ही है भाई, है ना, कृष्ण कन्हैया जी की बात हो रही है। कभी कभी खाली गोकुल योजना भी दे देता है, पुरस्कार नहीं देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए थी, दुग्ध उत्पादन के लिए थी। देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और भैया ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा? शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।